अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब पीएसएल सीजन 10 का कल 7वां मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान और मुल्तान सुल्तान के सितारे इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है। जितनी ज़्यादा बातें अली तरीन साहब ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कर दी, मेरे ख्याल उनका फ्लैशबैक अब उनकी टीम जिस तरह से परफॉर्म करी उस सूरत में आ रहा है। और टीम परफॉर्म नहीं कर रही बातें बहुत की जाती हैं, वो ऊंची दुकान फीका पकान वाली हिसाब है। लेकिन मुसलसल चार टूर्नामेंट जो है वो आने के बावजूद इस दफ़ा दोनों मैचेस हार गए। पहला कराची से इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बावजूद और दूसरा कल 155 पर ऑल आउट हो गए। 203 रन का टारगेट दिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दोनों चीज़ें आजमा ली, पहले बैटिंग करके भी बॉलिंग करके भी। अगर इनकी लाहौर कलंदर के खिलाफ बात की जाए तो 139 का चेज किया था इनको सेकंड बैटिंग। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फर्स्ट बैटिंग 243 पे 5 आउट हुए थे। उसके बाद कल 202 पे 6 आउट हुए और ये मैच भी जीत गए। क्या सूरत हाल बनी, मुल्तान सुल्तान कहाँ लैग कर रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब लिंक के जरिए मौजूद है। इसके साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, बैटिंग फर्स्ट 202 रन 6 खिलाड़ी आउट और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा वाइजली कप्तान शादाब ने बड़े अच्छे से अपने बॉलर्स को यूज़ किया है, बैटर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगेन साहिबजादा फरहान बैक टू बैक 50s। ओवरऑल अगर सम अप करें इस मैच को तो क्या कमेंट्स आपके? देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद की एक और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस है, स्पेशली क्योंकि इस मैच में वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे। एक टाइम पे उनके 5 आउट थे, 136 रन थे और 15 ओवर हो गए थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिरी 5 ओवर्स के अंदर इन्होंने जो है 65-70 रन किए हैं, ठीक है। और आखिर में जेसन होल्डर ने बहुत आला बारी ली और उसके साथ साथ जो है हैदर अली वो आए आगा सलमान की जगह पे, जो कि फिट नहीं है। तो इनका बेंच भी स्ट्रांग है। उन्होंने अंदर आके भी बड़ी अच्छी बारी ली। आगा सलमान अभी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, अभी वो मैथ्यू शॉर्ट नहीं मैच खेले हैं। सो डिस्पाइट चेंजिंग और चीज़ों को करके, बेन डार्विश भी नहीं खेले, उसकी जगह मेरेडिथ खेले, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, कैच भी पकड़े। तो इस्लामाबाद के सभी प्लेयर्स, लोकल और इंटरनेशनल, तकरीबन सभी जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं और एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। और फिर जब आप इनकी टीम को देखते हैं, इनमें ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर आप शुरू हो जाएं, शादाब हैं, जेसन होल्डर हैं, उसके साथ जो है और भी प्लेयर्स इसके अंदर है, इमाद वसीम है, ठीक है। जब 3 बंदे आपके कोर के अंदर ऑलराउंडर हों जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इमाद वसीम का बड़ा इम्पैक्ट है इस टीम। इमाद वसीम जो है वो जब देखिए हर मैच के अंदर वो रन्स भी कम देते हैं, विकेट्स भी क्रूशल लेते हैं, मिडल के अंदर आके ना, और ओपन और मिडल दोनों जगह पे अच्छी बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक इस्लामाबाद का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा है। जो उन्होंने पिक्स की थी वो बड़ा जबरदस्त आउटपुट दे रही हैं जेसन होल्डर की सूरत में। दूसरा लगातार मैन ऑफ द मैच है, 4 विकेटें कल ली हैं, इससे पहले भी विकेट्स ली हैं, रन्स भी किए हैं। और अगर हम मुल्तान की बॉलिंग को देखें तो जिस तरह की इन्होंने शॉटें खाई हैं, जो इन्होंने बॉलिंग की है मुल्तान के बॉलर्स ने, अब इसकी कोई मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। द वे उस हसनैन बॉल्ड इन द एंड, ठीक है, जिस तरह क्रिस जॉर्डन ने जिस तरह की बॉलिंग की, यानी आप मशहूर हैं यॉर्कर्स के लिए, आप स्लोअर बॉल लेंथ करके तो छक्के खा रहे हैं। जेसन होल्डर को आपकी लेंथ ने क्या करना है, वो इतना लंबा है, इतनी उसकी रेंज है, वो अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो बैटिंग करता है, रन्स करता है बड़ी टीमों के खिलाफ। आप उसको आधी विकेट में हाफ ट्रैकर स्लोअर वंस करके, तो आप किधर जा रहे हैं? यानी कि ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल्स कहीं अपना वक्त गुजार रहे हैं, वो जान ही नहीं मारते, वो जोर ही नहीं लगाते। यॉर्कर करने के लिए आपका जोर लगता है, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा कह ले के जोर लगता है जिस्म का, आपकी एफर्ट एनर्जी बहुत लगती है। तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इनको लेकर। पहले मैच में डेविड विली ने पोली छोड़ के खाई, उसके बाद अब ये जॉर्डन साहब ने इस तरह की बॉलिंग किया। मतलब ये तो इट इज अनफेयर कि जब आप आए और आप इस तरह, ठीक है आप यॉर्कर्स कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कराएं, आप वहां पर आपको मार पड़ जाए, कोई अच्छा खेल जाए तो देखने वाला भी कहेगा यार उसने कोशिश तो की थी, लेकिन चलो बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गया। तो जब आप इस तरह की बिलो पार बॉलिंग करेंगे तो फिर फेंटी तो पड़नी है आपको, ठीक है। अच्छा, और आई थिंक जो है ना पार्टनरशिप्स भी, जैसे चेज हो या पोस्ट कर रहे हो, आपके पास विकेट्स इन हैंड हो तो वो की होती है। मुल्तान का ये था कि क्रूशल मोमेंट्स पे विकेट्स गिरते रहे हैं, कुछ सही तरह से पार्टनरशिप डेवलप नहीं हुई, ना रन्स में उन्होंने डोमिनेट किया, ना लेंथ में डोमिनेट किया। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स रही हैं मुल्तान की भी। अच्छा सलमान भी, कल शादाब ने कहा है कि विकेट जो है वो मुश्किल था, स्टार्ट में हमें मुश्किल पेश आई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग में पिंडी के विकेट ने उसी तरह से बिहेव किया जो पिंडी का विकेट होता है, और प्लस समय मसला ये हुआ कि ड्यू भी आ गई।
ड्यू के साथ खेलना और फिर इसके बावजूद 155 ऑल आउट भी कर गए उनके। देखिए बात है कि ड्यू हो ही होगी, जैसे वो कह रहे हैं लाजमी आई होगी, लेकिन द पॉइंट इज के मुल्तान कहीं पे स्टेबल ही नहीं हुआ। और बॉलिंग देखकर जो है तो ऐसा फील नहीं हुआ कि ड्यू थी, क्योंकि स्पिनर जो हैं वो उनका बॉल टर्न भी हो रहा था, वो ऐसा भी नहीं हो रहा था कि हाथ से निकल के फुल टॉस। और एक जेसन होल्डर का हुआ था एक नो बॉल फुल टॉस का, लेकिन उसके अलावा तो कोई ऐसी बॉल नहीं हुई कि जिससे आपको पता चले कि यार ड्यू ने बहुत ज्यादा इफेक्ट लिया। बॉल टर्न भी हो रहा था, स्पिनर्स का ग्रिप भी अच्छा रहा था, अच्छी लाइन लाइन पे कर रहे थे। तो बहुत अच्छा इस्लामाबाद की जो बॉलिंग थी अकॉर्डिंग टू द प्लान थी। फील्डर्स ने कैचेस बड़े अच्छे किए और जो प्लेसमेंट भी फील्ड की अच्छी थी। तो कैचिंग में भी देखकर नहीं लगता कि ड्यू ने कोई इफेक्ट किया। तो इस्लामाबाद को क्रेडिट देंगे, अगर बहुत ज्यादा ड्यू थी तो फिर तो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जॉब किया। अच्छा अहमद सईद साहब, आपके जो फेवरेट बैटर हैं इस्लामाबाद की जानिब से एंड्रे घूस जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको बाहर निकालने का भी अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं तो शायद वो टीम से छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे। वैसे क्या आपको लगता है, बेस प्राइस और एक काफ़ी महंगे इसमें लिए गए या फिर एवरेज ही हैं इसमें? अच्छा, एंड्रियास गाउस जो है ये सबसे पहले ज़ाहिर है मशहूर हुए थे T20 वर्ल्ड कप में, जब इन्होंने ये बेसिकली इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, वहाँ से अंडर-19 क्रिकेट खेले हैं और फिर ये मूव करके जो है वो US से आए हैं। अभी ओमान जब साउथ अफ्रीका की टीम गई तो वहाँ उन्होंने 2-3 अच्छे 50 किए थे। उसके अलावा जो IL T20 हुआ था उसमें भी उन्होंने एक आधी इनिंग्स खेली थी। इन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि उन्होंने PSL में इनको सेलेक्ट किया है। लेकिन उनका अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की अगर आप कंपोजिशन देखें तो एंड्रियास गाउस के अलावा भी 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो पिछले तीनों मैचों में उन्होंने रन नहीं किए, लेकिन क्योंकि टीम इतना अच्छा खेल रही है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उस तरह से सामने नहीं आ रही हैं। आजम खान के बारे में अगर आप बात करें तो उस तरह से वो रन नहीं किए, 3 मैचों में 20 रन होने किए हैं, लेकिन टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बना हुआ है और बाकी प्लेयर जो है अपना रोल इस तरह से निभा रहे हैं कि जो 1-2 प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं, रन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भी जो है वो कमी पूरी हो जाती है। अब एंड्रियास गाउस जो है वो उन्होंने कल 9 रन बनाया है, लेकिन जाहिर है कि दूसरे एंड से साहबजादा फरहान इतनी शानदार बैटिंग कर रहे थे कि सारा फोकस जो है वो साहबजादा फरहान के ऊपर था। और मैंने किसी भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इतना कंफर्टेबली PSL में आकर खेलते हुए नहीं देखा जितना मैं साहबजादा फरहान को देख रहा हूँ, और वो भी खास तौर पर इस T20 इंटरनेशनल के फॉर्मेट में। तो एंड्रियास गाउस हों या जो भी मतलब उनके प्लेयर, अभी मुझे लगता है कि इनको मजीद ये चांसेस शायद देते रहेंगे, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्लिक कर गया है उनके साथ। अच्छा सलमान भी, साहिबजादा फरहान की चूंकि बात हो रही है, अब ये बात उठने लगी है कि आखिर साहिबजादा फरहान इससे बेहतर और क्या करें कि वो पाकिस्तान प्लेइंग 11 में आ जाएं। अगर वो आते भी है तो उनको उनकी पोजीशन पर नहीं खिलाया जाता, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं बनती। अगर बाबर को भी वहां से हटाते हैं तो अब साइम और फखर जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं। मिडिल ऑर्डर में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी वो जगह नहीं है। तो अब अहमद सईद साहब तो कहते हैं कि वो एक अच्छा सा एजेंट हायर कर लें जो उनकी हाइप बनाए और इसी बेस पे वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। क्या करें, PSL रोक के एक प्लेइंग 11 बना के एक मैच करा दें। और यार अब जब मैच होगा अगला तो ये काम होना है ना। डोमेस्टिक में काफी से पहले भी परफॉर्म किया ना वो, तो अब PSL में तो पहली दफा परफॉर्म किया ना ऐसा, तो सब उनके लिए बोल रहे हैं। तो शुभ जब अगली टीम अनाउंस होगी, अगली सीरीज होगी, तो अब तो कोई मेरा दीवाना ही होगा जो इनको नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिल फॉर तो लिख के नहीं दे सकता ना कोई, अभी तो पूरी PSL पड़ी है, इसके बाद सीरीज होनी है। तो ये तो जब वो मौका आएगा, ये तो तब की बात है। अब इसके ऊपर क्या बात करें। अगर दीवाना कोई सोचे भी तो इनकी कोई जगह कहां पे बनती है? देखिए अपने नंबर पे खिलाएं ना। अगर आपने उनसे वो काम लेना है जो आप इधर देख रहे हैं तो इसी नंबर पे करते हैं। अगर आप उनको लाकर 5-6 पे खिलाएंगे तो वो तो उसके लिए तो वो एक्सपर्ट नहीं है, वो तो उसकी बैटिंग नहीं है वहां पे उस नंबर के साथ, तो वो बिल्कुल भी सिंक्रोनाइज नहीं करती। तो आपने उसको वहां खिलाना है जहां पे उसकी मैक्सिमम आउटपुट है। तो अब बात करने की है कि टीम में अपने कॉम्बिनेशंस क्या खिला रही हैं। यासिर खान जो है वो रेगुलर स्कोरर हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान ए भी खेल रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस कप के फाइनल में 100 भी किया। मेरी समझ से बाहर है कि यासिर खान इस टीम में नहीं। यासिर खान जो है वो मुल्तान की तरफ से मैच नहीं खेल रहे, ये बड़ी बात है। अब शायद होप को खिला रहे हैं जो कि ऑफ कलर लग रहे हैं, और वो खेलते भी हैं तो उनका इतना स्ट्राइक रेट तेज नहीं होता कि जो आप डिमांड करते हैं। फिर एक तरफ रिजवान खुद ओपनर जा रहे हैं, जाहिर है उनका काम है पूरा खेलना, लंबा खेलना, एक स्टेबिलिटी का फैक्टर प्रोवाइड करना। अगर उनके साथ वाला प्लेयर भी एक्सप्लोसिव नहीं है और आप 200 चेस करने जा रहे हैं तो ये इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट मूव। अच्छा अहमद, इस शादाब खान की बात अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, कॉलिन मुनरो ने पोस्ट मैच में कहा था कि शादाब को चाहिए एक अच्छे कप्तान, इसके साथ साथ अच्छे बैटर भी, इनको तीसरे चौथे नंबर पे खेलना चाहिए। और वेरी नेक्स्ट मैच जो है वो चौथे नंबर पर आ गए हैं और 14 रन की इनिंग्स के लिए, तो मेरे ख्याल अच्छा स्ट्राइक कर लेते हैं, जिसकी वजह से लास्ट ईयर शादाब खान ने जो इस नंबर पर आकर इनिंग्स खेली थी उनमें इन्हें कुछ रन किए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगेन जिस तरह से T20 क्रिकेट के में जो है वो पोजीशन जो है ऊपर नीचे शफल होती रहती है,
तो जिस तरह से उनका कॉम्बिनेशन उनका बन रहा है टीम का, उसके मुताबिक वो अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। और शादाब के बारे में मुझे उनकी बैटिंग से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो बॉलिंग में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने रेगुलर बॉलिंग करना भी शुरू कर दी है। तो एटलीस्ट T20 के अंदर शादाब खान, मतलब मुझे 3 ओवरों में उन्हें कल भी 16 रन दिए, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने मोहम्मद रिजवान की हासिल की अहम मौके के ऊपर आके, और मोहम्मद रिजवान जो है वो चौथी बार PSL में आउट हुए हैं शादाब खान से। तो शादाब की बैटिंग तो जिस तरह से उनकी मैनेजमेंट यूज़ करना चाहे वो कर लेगी, लेकिन शादाब की बॉलिंग जो है वो मेरे लिए ज़्यादा खुशगवार हैरत का बायस बनी है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं PSL में। अच्छा, कल 2 तब्दीलियां की गई, हैदर अली को चांस दिया गया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ऑन द अदर हैंड उबैद शाह को सलमान भी बॉलिंग की बात की जाए, 4 ओवर 37 रन, एक खिलाड़ी आउट। उबैद को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, इससे पहले वो तीनों भाई एक ही टीम में थे, उसके बाद फिर इनको अलग कर दिया गया, 2 अभी भी उस टीम में है। तो उबैद को कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक मिला इस ओवरऑल लास्ट सीजन में भी और इसमें भी। जी हाँ, देखिए टैलेंट तो उनमें है, लेकिन जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलेंगे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे। और जो कुछ चीज़ें हैं हम अपने जनरली फास्ट बॉलर्स में जो देख रहे हैं अभी तक की जो PSL हुई है, कि जब इनकी तरफ कैच आता है ना, तो दे डू नॉट लुक दैट दे बिलोंग टू दिस लीग, कि इस जगह पे वो पहुंच गए हैं। कल भी कैच हवा में जो चढ़े हैं वो उसके नीचे जो हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे, लोकल्स थे, वो बिल्कुल कह लीजिए कि उनके वो हालात नहीं है। जैसे इंटरनेशनल लड़का नीचे आता है गेंद के, वो डिफरेंट तरीके से उसकी ना कैचिंग टेक्निक होती है और वो कैच लेते हुए बड़ा कंफर्टेबल लगता है। हमारे जो है पोजीशन ही नहीं बन रही। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं जाकर आगे पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान ये चीज जरूर डिस्कस होगी कि फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या चल रहे हैं। कुछ टीमें अच्छी फील्डिंग कर रही हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अच्छी पोजीशनिंग किया। जेसन होल्डर की बॉलरों पे आप देखें कि पुल शॉट्स के ऊपर उन्होंने विकेट्स लिए, उन्होंने अपनी कैचिंग अच्छी की है। उसके अलावा अगर आप दूसरी टीमों में देखते हैं, स्पेशली हमारे जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी जो फील्डिंग है, आई मीन उसके ऊपर ठीक ठाक तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मोहम्मद हसनैन पर थोड़ी सी बात करते हैं। कल उन्होंने 2 ओवर में 30 रन दे दिए और एक खिलाड़ी आउट किया है। लीग वो चेंज हुई है, फ्रेंचाइज चेंज हुई है, इस दफ़ा वो मुल्तान की तरफ से खेले, काफ़ी अर्सा पहले कोयटा की तरफ से खेले, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से, जिसमें आखिर जो 10वां मैच कंप्लीट हुआ वो कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। और सवाल अहमद सही साहब ब्रेक पे जाने से पहले था, वो मेरा यही है इरफान खान न्याजी के हवाले से। सलमान भाई से पहले कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद स्टैट्स की तरफ आते हैं। सलमान भाई, इरफान खान न्याजी ने 4 मैचेस खेले, 33 रन बना पाए हैं, और कल भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई निगल है या कोई हैमस्ट्रिंग का मसला है, थोड़ा सा स्ट्रगल फील्ड में भी करते दिखाई देते हैं। और बैटिंग का तो फिर आपके सामने मैंने बता ही दिया, 4 मैचेस 33 रन। फील्डिंग एक बहुत कह लें कि क्रूशियल एस्पेक्ट है, और जिस किस्म के वो फील्डर हैं वो बड़े कम फील्डर्स इतने अच्छे होते हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में अगर हम देखें। लेकिन सारी बातें अपनी जगह ठीक है, बैटिंग के बगैर तो उनका कुछ नहीं बनेगा। ये थोड़ी है कि अगर बैटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो खाली फील्डिंग पे उनको खिला लिया जाएगा, वो खाली फील्डिंग के ऊपर वो टीमों में सिलेक्ट होते रहेंगे। उसका एडवांटेज जरूर होता है, लेकिन सारा कुछ फील्डिंग ही नहीं होती। बिल्कुल, फील्डिंग क्रिकेट का हिस्सा है। इसी तरह अगर आप बहुत बेहतरीन बैट्समैन भी हैं, तब अगर आप फील्डर बहुत बुरे हैं, तब भी टीमें सोच में पड़ जाती हैं कि यार इसको छुपाना किधर है। तो आपको बैलेंस करनी है चीजें। ठीक है, कोई एस्पेक्ट आपका बहुत तगड़ा होता है और कोई साथ कंपनसेट करना पड़ता है कहीं पे, लेकिन यहाँ पर जो वो बैटिंग कर रहे हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंसेस में बहुत गैप है। और जब वो आउट होते हैं तो वो टेक्निकल डेफिशिएंसी जो है, उनकी तकनीकी फुकदान जो है ना, वो उनका बड़ा उभर के सामने आता है। कल आगे खेलने वाला बॉल था, वो पीछे खेल गए हैं। ठीक है, और वो इन मौकों पर अगर वो स्पिनर्स को हमला नहीं कर सकते, अगर वो यहाँ पर 30, 35, 40 रन 50 की इनिंग क्रूशियल नहीं खेल के दे सकते, तो कब करेंगे? मेरा ख्याल है ये उनकी बहुत सारी PSL गुजर गई हैं। ये कोई उनका 4था सीजन है। अब तो वो पाकिस्तान भी खेल गए हैं, डोमेस्टिक भी हर तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इतना एक्सपोजर हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है ये वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, इन बॉलरों के साथ ही वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, इन्हीं के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। देयर इज नो रीजन कि वो रन्स ना करें। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है शायद ये जो
इरफान न्याजी की आप बात करें, इनके ऊपर तो ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि हमने इनको मुश्किल जगह पे लेके जाके डेब्यू कराया था और वहाँ से जो है फिर उनसे नहीं परफॉर्म हो। ये तो हर तरह की कंडीशन में खेल के आ चुके हैं। ये ओडीआई खेल चुके हैं, ये T20 खेल चुके हैं। अभी आखिरी इनके जो पाकिस्तान के लिए 7-8 मैचेस इन्होंने खेले हैं, उनमें सिवाय एक मैच में उन्होंने बॉलिंग में 3 आउट किए थे। बैटिंग में कोई ऐसी परफॉर्मेंस इरफान खान न्याजी की नहीं है कि उन्हें टीम में रखा जाए और मुस्तकिल चांस दिया जाए। तो ये वाला PSL जो है वो इरफान खान न्याजी के लिए जो आइंदा आने वाले मैचेस हैं वो भी बहुत क्रूशल हैं अपनी जो प्लेस है उसको सीमेंट करने के लिए पाकिस्तान की टीम में। बहरहाल जी, इस्लामाबाद की बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो स्पिनर्स आर डोमिनेटिंग इन दिस सीजन। हमने देखा कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक 10 मैचेस हुए हैं और ज़्यादातर विकेट जो है वो स्पिनर्स के हैं। कल भी शादाब खान इज़ डूइंग ग्रेट विद द बैट और विद द बॉल, और कैप्टनसी भी उनकी कमाल की है। कल उन्होंने 4 ओवर 17 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। अच्छा, मोहम्मद नवाज अहमद साहब 1 ओवर करवाया, 8 रन दिए। जरूरत नहीं पड़ी ओवर करवाने की या फिर करवा लेना चाहिए जैसे आप कह रहे थे कि उसकी जगह मैचअप्स की वजह से? सलमान भाई देखिए, 2 बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना, इमाद भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें भी 4 दिए, शादाब ने भी 4 में 17 दिए। और उनकी टीम में ऑलराउंडर तो वैसे भी चूंकि बहुत ज़्यादा हैं और जो सामने टीम खेल रही थी वो भी बहुत मतलब वेल प्लान नहीं लग रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने जो ऑप्शन हैं वो इस्तेमाल करने पड़े, तो ज़रूरत ही नहीं उनकी महसूस हुई। तो फिर अच्छा सलमान भाई, कप्तानी की बात की जाए तो चूंकि अब शादाब की टीम जीत रही है तो उनका मोराल डेफिनेटली हाई है। ये वजह होती है कि जब विनिंग ट्रैक पे हो टीम तो कप्तान का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड, जितना मर्जी अच्छा कप्तान हो, टीम ना जीत रही हो तो उनका कॉन्फिडेंस लो ऑन फील्ड भी लगता है। देखिए, जब आपके सारे प्लेयर या ज्यादातर प्लेयर अच्छा खेल रहे होते हैं ना तो कप्तानी आसान हो जाती है और टीम जीत रही हो तो फिर आपका मूड भी अच्छा रहता है, आपके फैसलों में वो चीजें झलकती हैं, आप रिलैक्स होते हैं। जब रिलैक्स होते हैं तो डिसीजन मेकिंग आपकी जो है ना वो ज्यादा रिफाइन होती है। तो जब आप केओस में होते हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता, कॉम्बिनेशन डिलीवर नहीं कर रहा होता, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे आप सोच रहे होते हैं, कभी कोई गलत करता है, कभी कोई गलत करता है, आपकी उम्मीदें जब दम तोड़ने लगती हैं तो फिर चाहे आप जितने मर्जी अच्छे कप्तान हैं, अगर आपकी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके प्लेयर्स आपके प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो प्लान तो आप दे सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन तो प्लेयर्स ने करनी। ठीक है, आप स्मार्ट कैप्टन हो सकते हैं, आप वो प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन अच्छे बना सकते हैं, एप्लीकेबल प्लेयर को उस कंडीशन उस टीम के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने करनी है। इस वक्त शादाब के लिए 7-8 लोग 10 लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स में 5-6 लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे चीजें स्मूथ लग रही हैं। बाकी टीमें 1 मैन शो बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर से फिन एलन चले तो उनका रन्स आ जाते हैं, इधर से विंस चले तो इनके रन्स आ जाते हैं। तो जब आप इस तरह की डिपेंडेंसी आपकी होगी और बाकी लोग फायर नहीं करेंगे, अपनी पोजीशंस को संभालेंगे नहीं, तो फिर जिसको मर्जी आप कप्तान बना लीजिए। हाँ, फिर कप्तान को तब आप इल्जाम उस पर ठहरा सकते हैं जब टीम उसने बनाई, पिक्स उसने की, ठीक है, स्ट्रेटेजियां उसने बनाई और उसके बाद डिलीवरी नहीं हो रही, तो फिर तो आप कप्तान को पूछ सकते हैं। और अगर ये काम सारे मिलजुल के या और सारे लोगों ने किए हुए हैं तो फिर देखिए कॉम्प्रोमाइज पोजीशन जो है ना वो यहाँ पर लोग ले भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने ली है या नहीं ली, या लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम सबको मालूम है कि जब डिसीजन मेकिंग एक से ज्यादा जगहों पर जाती है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो क्रिकेट का जो चलाने का तरीका है ना, इसमें अगर कोच बहुत अच्छा है, सियाना है, ठीक है, मशवरे में बरकत है, मशवरा जरूर करें, लेकिन देन ही शुड लीड द पैक। अगर कप्तान सियाना है, इट इज इवन बेटर देन हैविंग अ ग्रेट कोच। अगर कप्तान बहुत अच्छा है तो फिर उसको आप आगे करें, लेकिन अगर आप बहुत क्लस्टर ऑफ पीपल मिल जाएंगे और हर बंदा ही अपनी मशवरा खानम खोल के बैठ जाएगा तो फिर तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। और उसमें फिर यही होता है कि जब ज्यादा लोग एंगेज होते हैं ना, फिर वो देखते हैं पावर हाउस कौन है, कौन करता धरता है, वो उसकी खुशामद शुरू कर देते हैं। और जब वो खुशामद एक ऐसी बला है, वो फिर जिसकी होती है वो फिर जमीन पे उसकी एड़ी नहीं लगती, फिर वो उसका जब तक गुब्बारे से हवा ना निकले वो ऊपर ही रहता है फिर। ठीक है जी। बहरहाल अब चूंकि टारगेट बड़ा छोटा था, 128 रन जो 29 का टारगेट था, उसको देखते हुए शायद कॉम्बिनेशन चेंज किया गया। साहिबजादा अफरान ने 4 मैचेस में 214 रन बनाए जी, नेशनल T20 में 7 मैचेस में 605 रन बनाए। तो साहिबजादा अफरान तो है ना वो अपना इस टाइम अपने एट इट्स बेस्ट है। ये कल मतलब देखें साहिबजादा अफरान जो डोमेस्टिक खेल कर आए हैं, तो कल उन्होंने तो अडेप्ट किया ना उस पिच के ऊपर, और उन्होंने कोई स्लॉगिंग नहीं की, प्रॉपर टेक्निक से उन्हें आकर बैटिंग किया। मुश्किल पिच के ऊपर भी उन्होंने मतलब 30-32 रन बनाए हैं उन्हें, कंडीशन से फेमिलियर थे, यहाँ पे काफी क्रिकेट खेल चुके हैं तो ये फायदा तो होता है। आजम खान को कल ओपन करवाया गया, अगर इनके उसकी बात की जाए 31 रन इन्होंने बनाए, इससे कबल 16 ज़ल्मी के खिलाफ हैं और 4 मुल्तान के खिलाफ है। तो सलमान भी लो टोटल देख के आजम खान को ऊपर भेजने का फैसला किया।
एमएसए साहब, आपको ऐसे क्या लगता है आजम खान की जो उन्होंने कहा कि ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कॉलिन मुनरो की जरूरत हमें नीचे पड़ती, आजम ऊपर पड़ती, तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए ट्राई किया गया होगा? देखें तो आंद्रेस गाउस जो है वो टीम में नहीं खेल रहे थे, जो उनके साथ ओपन कर सरदार फरहान के साथ, और जाहिर है कि टोटल जो बहुत ज़्यादा नहीं था, और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए इस तरह के ऑप्शन आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि आजम ने 30-32 बॉलें खेली हैं, ये हो सकता है कि उनके लिए मुस्तकबिल आने वाले मैच में फ़ायदेमंद हो कि उनको 30-32 बॉलें जो है वो खेलने मिल गई हैं एक ऐसे टोटल के अंदर के जहाँ पर को बहुत ज़्यादा स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं था। मैं उस टोटल को डिफेंड करने में बहरहाल जिस पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि चलें आपने लो टोटल पोस्ट कर दिया, और ऐसा नहीं होता है क्रिकेट में लो टोटल नहीं होते, लो टोटल होते हैं, लेकिन उनको डिफेंड करने के लिए जो बॉडी लैंग्वेज कराची किंग्स ने इस्तेमाल की वो थोड़ी मतलब डेविड वार्नर फील्ड में अपना 110% देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो लो टोटल होते हैं उनमें रन्स को सेव करने की कितनी अहमियत होती है। तो कहीं पर भी मतलब जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, कल रात भी हम इसके ऊपर तबसरा कर रहे थे, तो खुशदिल शाह का एक ओवर मैंने आपके सामने बयान करने की कोशिश की, उन्हें 4 बॉल एक जगह पर की, वहाँ बैट्समैन फंसा हुआ है, 5वीं बॉल पे उन्हें फ्लाइट दे के गैर ज़रूरी तौर पे फ्लाइट दे के चौका खा लिया, और बैट्समैन को बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 6 से ज़रा सा ऊपर चला गया हो। तो अगर लो टोटल हो भी गया है, और 5वें-6ठे ओवर भी एक फेज़ ऐसा आया था जब हसन अली और अब्बास आफरीदी ने एक ओवर आकर अच्छा किया था, लेकिन फिर उसकी कंटिन्यूटी हमें नजर नहीं आई। उन्होंने कहीं भी बैट्समैन को रिस्क लेने पर मजबूर नहीं किया, कहीं भी उन्होंने बैट्समैन को मतलब हमें दिखाई नहीं दिया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का लो टोटल पोस्ट हो जाना, चलिए आपसे गलत बैटिंग हुई, आप नहीं असेस कर पाए, लेकिन उसको डिफेंड तो करना है ना, कोशिश तो करनी है ना कम से कम। तो हमें तो ये भी दिखाई नहीं दिया ना बॉलिंग में और ना ही फील्डिंग में। मतलब आमिर जमाल इतने केयरलेस फील्डिंग कर रहे थे कि उनको देख के लगा था कि शायद वो इस मैच को जीतने में दिलचस्पी रखते ही नहीं है। तो लो टोटल पोस्ट हो गया, लेकिन उसको देखकर यूं हाथ पांव फूल जाना और कराची किंग्स जैसी टीम का अपने ही होम में इस तरह सरेंडर कर देना, ये बहुत अजीब सी बात थी। बहरहाल मोहम्मद शहजाद को ऐड किया गया इमर्जिंग कैटेगरी में, वैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ये डोमेस्टिक प्रॉपर खेल कर आए हैं जी। मोहम्मद जिशान जो है ये 17 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने में 47 की इनकी बैटिंग एवरेज है, 25-26 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कराची इस्लामाबाद यूनाइटेड में। अब आजम खान की आपने बात की, लो टोटल था तो मोहम्मद शहजाद भी बैटिंग ऑलराउंडर हैं, इनको भी प्रोमोट करके आप कुछ बॉलिंग खेलने का मौका दे सकते थे। अगर आप एक ऐसा मैच खेल रहे हैं इसको जीतना आपके लिए आसान हुआ है, तो वहाँ पर शादाब ने खुद आकर बैटिंग करना प्रेफर किया, आजम खान को ऊपर भेज दिया। इसी तरह हमने देखा कि साद इनकी टीम में एक लेग स्पिनर है जो कल मैच खेले हैं, जो प्रीवियस मैच था उसमें 2 ओवर भी उन्होंने अच्छे किए, लेकिन कल वो हमें दोबारा टीम में नजर नहीं आए। मोहम्मद शहजाद पहले 2 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो तीसरे मैच में बाहर थे और चौथे मैच में दोबारा वो है, ना उन्होंने बैटिंग की ना उन्हें बॉलिंग की। कल 1 ओवर उन्होंने कराया है चौथे मैच में आके। तो जिस तरह से इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स को ट्रीट किया जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम टेबल के टॉप पे है, वो जीत रहे हैं, 9 कंसेक्यूटिव विन्स उनको मिल चुकी हैं, उनका विनिंग रेशो बहुत अच्छा, सबसे बेहतर है। PSL में 3 बार टाइटल जीत चुके हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज का जो ये वाला एस्पेक्ट है कि जो इमर्जिंग कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको जिस तरह से वो ट्रीट कर रहे हैं, इससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की बजाय जो है वो उसको डेंट लगता है कि आप एक प्लेयर को खिला रहे हैं, उसको आप चांस भी नहीं दे रहे, और उसको दोबारा आप जो है वो बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी परफॉर्मेंस दिलवाई नहीं है आपने उससे। तो फिर इस तरह प्लेयर्स को लेकर आना, उनको बगैर खिलाए बाहर कर देना, इससे बेहतर मेरा ख्याल है कि ये है कि उन्हें बेंच पे बिठाकर जो है वो थोड़ा मजीद उन्हें नॉलेज दिया जाए, गेम का मजीद उनकी गेम अवेयरनेस जो है बेहतर की जाए। तो इस हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड को यकीनन सोचना होगा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आज का एक और बड़ा मैच, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम जो हैं वो पहली दफ़ा अपने पूरे करियर में, इंटायर करियर में, वो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 दफ़ा मुसलसल आउट हुए सिंगल फिगर में। ये एक बहुत बड़ा सोचने का मकाम है बाबर आजम के लिए। इस पर बाबर आजम को क्या करना चाहिए उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसमें आज 11वां मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए। और कराची किंग्स चूंकि अपने होम ग्राउंड में ये लास्ट मैच खेलेगी, इसके बाद अब मुल्तान लेग और लाहौर लेग का आगाज हो जाएगा और उसके बाद अपने ग्राउंड से निकलकर उन्हें कहीं खेलना है। वहां पर पता चलेगा कि जो परफॉर्मर बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं और जो बैटिंग में कर रहे हैं, क्या वो उन कंडीशन से निकलकर परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते। इसलिए ये आज का मैच जीतना उनके लिए भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आज का मैच वो अपने होम ग्राउंड में जीत जाते हैं तो उनके लिए काफी आसानी होगी आगे प्ले ऑफ जो टॉप 4 में जगह बनाने में, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर होगा, पॉइंट्स भी उनके हिस्से में आ चुके होंगे। 5 मैचों के खेलना है, 2 जीते 2 आ रहे हैं अभी तक, उनके पास 4 पॉइंट्स है। बहरहाल इस पर बाबर आजम की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी टीम को मैच जितवाएं, और बाबर आजम अपने लिए भी ये मैच जीतना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है। बहरहाल आज कराची से हमारे साथ एहसान खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसान। एहसान, हमने देखा कल के मैच में माशाल्लाह क्राउड तो आया, काफ़ी हद तक बेहतरी आई और ये जो आवाज़ें उठ रही हैं वो क्राउड को थोड़ा बहुत असर हुआ उस चीज़ का और उन्होंने उसको सीरियस लिया और ग्राउंड में आए। एक तो वजह ये हो सकती कि कल छुट्टी का रोज़ था, जबकि पता है मैनेजमेंट को कि कराची क्राउड नहीं देता तो उनके ज़्यादातर मैचेस इनको चाहिए वीकेंड पर रखें ताकि वो लोग आसानी से आ सकें। तो एक तो मेरा ख्याल ये वजह हो सकती है कि संडे है। सेकेंडली कुछ सेलिब्रिटीज़ की हम बात कर रहे थे पिछले शोज़ में हमने कि आते नहीं है, कुछ हद तक काफ़ी हद तक सलमान इकबाल साहब खुद भी है, सेलिब्रिटीज़ को भी इंगेज किया, इस तरह की एक्टिविटी से मेरे ख्याल क्राउड जो है ना वो पुल हुआ है। देखिए इतना डिस्कस हुआ है कराची के क्राउड की, कराची वालों ने फैसला किया कि हमें जाना चाहिए और किसी हद तक लोग कन्विंस कर पाए अपने आप को, अपने दोस्तों को। तो गुज़िश्ता 2 जो मैचेस कराची में हुए उसमें हमें क्राउड निस्बतन जो पहले के 2 मैचेस तो उसके मुकाबले में हमें बेहतर नजर आया है और गुज़िश्ता रोज उसकी छुट्टी भी थी लेकिन उसके साथ साथ जो फैंस की अच्छी तादाद जो हमें स्टेडियम के अंदर नजर आई और उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी एक बड़ा अच्छा क्राउड हमें देखने को मिलेगा। गो की छुट्टी तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान के जो सुपरस्टार है बाबर आजम, उम्मीद है कि उससे लोग जो है वो फैंस यकीनन जो है वो देखने के लिए आज आएंगे और एक अच्छा क्राउड हमें आज भी देखने को मिलेगा। गुज़िश्ता दिनों जो है हमने सलमान नसीर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को लीड भी कर रहे हैं वो आए स्टेडियम में, तो हमने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या इनिशिएटिव जो वो लिया जा रहा है फैंस को लाने के लिए। तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें जो उनसे हमारी बात हुई कहा कि फैंस का जो सबसे बड़ा शिकवा रहा है वो व्यू का है और व्यू फैंस को अच्छा नहीं मिल रहा जिसकी वजह से उनका जो तजर्बा है वो बेहतर नहीं रहता और इस वजह से फैंस नहीं आते। और साथ ही साथ उन्होंने खुशखबरी भी सुनाई है कि जैसे ही पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होगी तो हम नाशिर स्टेडियम कराची का जो सेकंड फेज है वो शुरू करेंगे और जो इसकी इन्फ्लुएंस है, इसका जो व्यू है, इसको हम बेहतर बनाएंगे ताकि जो अगला सीजन होगा कराची में वो फैंस बिल्कुल नए स्टेडियम में बैठ कर देखेंगे। वैसा ही स्टेडियम तैयार किया जाएगा जिस तरीके से कद्दाफी का स्टेडियम तैयार किया गया है, उसी तरीके से खंदक बनाई जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पर जो तमाम ग्रिल है उसको हटाकर आगे किया जाएगा, जो छतें हैं उसको रिमूव किया जाएगा। तो फैंस की जो एक डिमांड थी या जो उनका एक शिकवा था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंच चुका है और हमने उन्हें बताया, उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा है कि फैंस यहाँ पर खुश नहीं है, उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा, यही वजह के फैंस नहीं आ रहे। तो अब पीसीबी भी कोशिश कर रहा है कि लोगों को इंगेज किया जाए, लोगों को बुलाया जाए, लेकिन अब आखिरी मैच है, उम्मीद करते हैं कि आज एक अच्छा क्राउड हमें देखने को मिलेगा और लोग आएंगे और न सिर्फ कराची किंग्स को सपोर्ट करने बल्कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और इस वक्त आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी फैंस फॉलोइंग पाकिस्तान की तरफ मौजूद है किसी तो बाबर आजम है। तो उम्मीद है कि बाबर आजम के फैंस की बड़ी तादाद में जल्दी को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम का रुख करेंगे आज। अच्छा, पता नहीं क्यों जब बाबर आजम की बात होती है, स्पेशली जब बात कराची के लोग और बाबर आजम की तारीफ में हो रही है, अहमद सईद बड़ा मुस्कुराते हैं, ये बड़ा चीज़ को एंजॉय करते हैं। इसकी क्या वजह है? मतलब वैसे क्या ऐसा? लेकिन बाबर आजम जो है वो यूँ कह लें कि आज अपने होम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं और ये कराची के जो फैंस हैं उनके लिए एक राइट टाइम है कि वो आएँ स्टेडियम में मैचेस देखें। और मेरा ख्याल है कि अगर इस मौके पर भी PSL खुदा न खास्ता फैंस को लाने में कामयाब नहीं होती है तो फिर यकीनन ये एक अलार्मिंग बात है कि इसके बाद पीसीबी को और PSL की इंतजामिया को कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से फैंस को यहाँ पर लाया जाए। बाबर आजम की मुस्कुराने की वजह ज़ाहिर है कि यह है कि पाकिस्तान के पास अगर कोई ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जिसको वो मार्केट करके बेच सकता है, उसकी बुनियाद पर लोगों को जमा कर सकता है, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेक्स भी हाई कर सकता है। बाबर आजम उन प्लेयर्स में से हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाता है। तो बाबर आजम को एडमायर करना एक अच्छे पाकिस्तानी होने के लिए भी ज़रूरी है और अगर आप क्रिकेट को भी समझते हैं, अगर आप क्रिकेट के निटी-ग्रिटी से वाकिफ़ हैं तो अपार्ट फ्रॉम ये कि बाबर आजम के परफॉर्मेंसेस क्या चल रही हैं, आप यकीनन बाबर आजम की बैटिंग को एंजॉय करेंगे अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फ़ैन हैं तो। और आप भी डेफिनेटली एहसान भी एंजॉय करते होंगे बाबर की बैटिंग। बाबर ने ऐसे 6 दफ़ा खेला हुआ है कराची से। बाबर आजम ने कराची किंग्स के लिए पहला सीज़न जो है वो उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला था और जो पिछला और उससे पिछला सीज़न है वो उन्हें पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला है। तो 6 सीज़न जो है उन्हें कराची के लिए खेले। कराची ने जिस सीज़न में 2020 के सीज़न में कराची ने विन की थी PSL, उसमें ही बाबर आजम ने 7 मैचेस में 50 स्कोर की थी और फाइनल में भी बाबर आजम ने ही एक यूँ कह ली कि वो इनिंग्स खेली थी जिसमें उनको हदफ हासिल करने में आसानी हुई थी। तो बाबर आजम काफ़ी सारे ऐसा आता है कराची किंग्स के ऊपर। अच्छा एहसान भाई, जो बात की जाती है कराची में कि हमारे पास अब स्टार प्लेयर नहीं है, प्लेयर टू वॉच नहीं है, किस वजह से हम आए? क्या हम ये लोकल प्लेयर्स को देखने के लिए इतनी भारी भरकम जो टिकट्स हैं उनकी रकम देकर और इतना ट्रैवल करके, इतना पैदल चल के, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके, इतनी जगह चेकिंग करवा कर हम आए? तो जितने 6 सीज़न खेले हैं
उस टाइम पे क्राउड बेहतर था क्योंकि हमारे पास स्टार्स थे। उस कराची की टीम में बाबर थे, उस कराची की टीम में आमिर थे, उसमें इमाद थे। ये वजह भी हो सकती है कि पिछले सीजन में कराची का क्राउड कंपैरेटिवली बेहतर था। देखिए, कराची का क्राउड पहले ही बेहतर था, और अगर आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग से पहले चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले की यहाँ पर मैचेस देखें तो बदतरीन क्राउड जो कम हुआ है। उसमें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा एक वजह नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे जा रही है। फिर कराची के आप कह सकते हैं बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बड़े जो नाम थे वो भी उससे निकले, और बाहर के जो फॉरनर्स है वो बड़े स्टार आगे बजाय से पाकिस्तान से वो होते, वो एक वजह भी। और जो एक्सपीरियंस की बात मैंने की है इससे पहले, वो एक बहुत बड़ी वजह है। वो जो एक परसेप्शन बन रहा है कि मैच स्टेडियम कराची का लोगों का कि यार मैं टिकट खरीदूं, मैं पैसे खर्च करूं, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी गाड़ी बुक करके वहां जाऊं, महंगा खाना खरीदूं, बदले में मुझे क्या मिल रहा है। तो वो जो फैंस का एक जहन बन गया, वो इतना ज्यादा उसकी एक माहौल बन गया कि लोग शायद स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे। तो ये एक अच्छी बात अब होगी कि स्टेडियम अब बनेगा, दोबारा से उसको रेनोवेट किया जाएगा, तो उसके बाद अगर फैंस आए फिर ये सवाल उठ सकता है। फिलहाल जो एक परसेप्शन माहौल बन रहा है कि यार व्यू जो है वो बेहतर नहीं है, तो कहा जा सकता है कि जो एक पूरा माहौल बन गया उसकी वजह से लोग नहीं आ रहे। और गुज़िश्ता रोज़ शादाब ने भी जब वो आए पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे पूछा था कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इसकी एक वजह है कि लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये हकीकत है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त असर कर रही है। कराची में लोग क्योंकि वो क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो, वो नहीं है, वो एक माहौल बना है। ओवरऑल बहुत सारी ऐसी चीजें जो मिल मिलाकर जो है आप कह सकते हैं कि कराची के लोग नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब लोग जब दोबारा से स्टेडियम रेनोवेट होगा, जब बनेगा, उसका व्यू बेहतर होगा, उसका एक्सपीरियंस बेहतर होगा, तो लोग जरूर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की बात कर ली जाए। मैं सही साहब, मेरा ख्याल कराची सेम प्लेइंग 11 से जाएगा। लास्ट टाइम जो पेशावर ये मैच जीता है, मेरा ख्याल वो भी उसी प्लेइंग 11 से जाएगा। उसी तरह आरिफ याकूब को रखा जाएगा और ओपन अगेंस्ट बाबर और साइमी जो कि करते आ रहे हैं वही करेंगे। देखें डेफिनेटली ये तो वहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कौन सी पिच इस्तेमाल हो रही है, कौन सी कंडीशंस हैं। ज़ल्मी के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, वो मैच जीते हुए हैं, कॉन्फिडेंस हाई है, तो उनको कोई ऐसा तब्दीली करने की जरूरत महसूस नहीं होगी अनटिल अनलेस हमें दोबारा ये 2 पेस्ट विकेट देखने को मिले। और स्पिनर्स को अगर हेल्प भी तो हो सकता है कि वो एक आध स्पिनर और ऐड कर ले। कराची की टीम ने जो कल मैच खेला उसमें हमने देखा कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। जहाँ पर 8-9 ओवर्स कराए इस्लामाबाद के स्पिनर्स ने, वो 40-45 रन दिए। वहाँ कराची जो है वो रेगुलर स्पिनर के बगैर मैदान में उतर गया। खुशदिल शाह को उस तरह से आप रेगुलर स्पिनर तो कंसिडर नहीं कर सकते ना, कि जिस तरह एक रेगुलर स्पिनर की टर्म जिसके लिए इस्तेमाल होती है। ये ऑलराउंडर्स हैं, मोहम्मद नबी भी ऑलराउंडर हैं, खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर हैं, जाहिद महमूद उनके पास बाहर बैठे हुए जिनको वो खिला सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या हैं, कौन सी पिच इस्तेमाल होती है। कराची को यकीनन अपने स्क्वाड के अंदर एक आध तब्दीली करनी पड़ेगी। अच्छा, हेड टू हेड की बात की, पिच के ऊपर बात करना चाहूंगा। जी 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 एहसान भाई, हम तक जो विशर उसकी पिच थी, ये आपको शायद मालूम हो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर पिच थी, जो कि रवींद्र रजा के दौर में जो पिच स्क्वायर तैयार किया गया था, उसमें एक 2 पिचेस ऐसी तैयार हुई जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल था। तो ये गुज़िश्ता रोज की पिच ऑस्ट्रेलियन सॉइल था, और उसी पिच के ऊपर आज दूसरा मैच होना है। तो कराची किंग्स का आप कह सकते हैं गुज़िश्ता रोज उनसे शायद पिच मिसलीड हुई है, क्योंकि उनके जो कोच है मसूद, वो कहते हैं कि उन्होंने पिच को देखते हुए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन खिलाया, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो उस तरीके से अपना बॉलिंग का जो स्क्वाड है वो उसको बेहतर बना पाए। तो आज वही पिच दोबारा से यूज होगी, उसी पिच के ऊपर दोबारा से मैच होगा। पहले 3 मैचेस जब वो अलग पिच पे हुए थे, अब जो गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली पिच थी उसके ऊपर आज दूसरा मैच होगा। तो हमें कुछ बहुत लंबा हाई स्कोरिंग मैच शायद हमें देखने को ना मिले। और यहाँ पर जो पिच है, क्योंकि उसके ऊपर अच्छे खासे क्रैक्स जो कल नजर भी आ रहे थे, और कराची किंग्स की इंतजामिया अच्छी खासी जो है वो नाला भी थी कि इस तरीके से पिच क्यों बनाई गई है जो कि इतना लो स्कोर बना है, क्योंकि उनके अपने बैटर्स की भी वहाँ पर खामियां नजर आई। लेकिन पिच की जो तैयारी थी और जो पिच इस्तेमाल हुई है उसके ऊपर कराची किंग्स की इंतजामिया काफी नाला थी कि ये पिच T20 की जो फ्रेंडली पिच नहीं है, और यहाँ पर एक हाई स्कोर बनना चाहिए था। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पिच इस्तेमाल ना होती, शायद दूसरी होती तो बेहतर रहता, लेकिन बहरहाल वो गुज़िश्ता रोज भी वही पिच थी और आज भी वही पिच। अच्छा, तो ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है कि आज भी सेम वही पिच होगा? जी बिल्कुल, ये पहले से टीमों को बता दी जाता है कि आपका मैच जो है वो होगा। तो क्योंकि जो टोनी हेमिंग है जो कि पिच क्यूरेटर है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के, वो भी कराची में ही मौजूद है और पिचेस को तैयार कर रहे हैं, तो ऑफिशियल टीमों को बता दिया जाता है। अच्छा, सलमान भी हमारे साथ है, तो उन्होंने कहा कि ये उसको उस तरीके से बनाया नहीं सही गया, उसमें क्रैक्स थे और इस बॉल का पता नहीं चल रहा था नीचे रहना है ऊपर रहना है। तो वो अब आपने भी बताया कि कराची किंग्स की मैनेजमेंट में भी खासी वो नाला नजर आया कि इस तरह से नहीं है, तो फिर इसको बेहतर किया जा सकता है आज के मैच में, या सेम वही रहेगी, अनटच रहेगी?
देखिए उसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। यकीन के पर वो टोनी हमें कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा बेहतर करें, लेकिन क्योंकि रीयूज पिच है तो रीयूज पिच का आपको बड़ा अंदाजा है कि उसके बाद जब दूसरा मैच होता है तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात तो बल्लेबाजों को आती है। और कल जिस तरीके से 129 रन बनाए हैं कराची के 128 रन का टोटल दिया, तो वो एक मुश्किल तो रही है वहां पर। और आज अगर वहीं पर मैच होता है, कितनी भी उसको बेहतर करने की कोशिश कर दी जाए, वो उस तरीके से पिच नहीं हो सकती जिस तरीके से एक फ्रेश पिच होती है और एक रीयूज पिच होती है। तो रीयूज पिच का अपना उसका वहां पर मुश्किलात बल्लेबाजों को रहती है। अब देख रहे हैं कि टोनी हैविन कितनी कोशिश करते हैं, कितना पिच को बेहतर बनाने की कोशिश होती है, लेकिन ये पिच ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली है। बज़ाहिर उनको ये लगा था कि फास्ट बॉलर्स को वहां पर हेल्प मिलेगी, लेकिन अच्छा खासा हमें वहां पर टर्न भी नजर आ रहा था, वहां पर हमें क्रैक्स भी नजर आ रहे थे। लेट्स सी आज पिच का बिहेव किस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है। अच्छा एहसान भाई, हर प्रोग्राम के एंड पे ना मैं पूछता होता हूँ वैसे, हु आर यू लुकिंग फॉर, बाबर आजम को या फिर कराची किंग्स को? कौन का मैच आज जीत रहा है, प्रिडिक्ट करें। देखिए मैं जरूर, ये मेरी ख्वाहिश होगी कि बाबर आजम आज डांस करें। पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं वो, 0, 1 और 2 पर जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, न सिर्फ बाबर आजम बल्कि पूरे पाकिस्तान के फैंस के दिल टूटे और फैंस चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करें। बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कि लोग भी आए, तो बाबर आजम रन करें, जीते कराची किंग्स। ठीक है, बाबर रन करें जीते। अहमद सईद, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी मतलब कि बाबर आजम, और वही पॉइंट्स टेबल को मेंटेन रखने के लिए एंड तक ये ना पता चले ये अच्छा एक सारा लिया हुआ है इस बंदे ने, कि पॉइंट्स टेबल पे सारा कुछ डाल देता है। और जो टीम माठी भी नजर आ रही है उसको कह दिया कि ये जनाब पॉइंट टेबल के जिसको मैं कह रहा हूँ। बहरहाल इस मैच का कल के शो में मजीद इसको डिस्कस करेंगे। आज 8 बजे ये मार्का है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।